Good morning students, welcome once again in Clever International online classes. In the previous video lecture we have done Thomson model and Rutherford model. Drawback of the Rutherford model also we have done. Today we are going to start Niels Bohr model. Niels Bohr's model for the atom. As you all know, in the previous video lecture we have done first Thomson model, and second Rutherford model. थॉमसन मॉडल को दूसरा नाम अपन बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. क्यों कहा जाता है वो अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. ऐसे ही रदरफोर्ड मॉडल जो होता है वो भी डिस्क्राइब किया जा चुका है. आई होप आपको दोनों मॉडल्स इजीली क्लियर हो गए होंगे. अब तक इन दोनों मॉडल्स के थ्रू जो अपने को अब तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला है वो क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस पे कंसीडर किया जाता है एट द सेंटर, और उसके चारों तरफ अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. So up to the Rutherford model we have done that positive charge which is due to the presence of protons always we will consider it at the center of an atom. किससे पता चला? रदरफोर्ड मॉडल के गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग मॉडल से अपने को पता चला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है एटम में, वो एग्जिस्ट करता है उसके सेंटर पे. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, या यूं कह दें कि वो उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है. जैसे कि अपन पॉजिटिव चार्ज को क्या मान ले, सन, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स. और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है. Why we are calling these electrons as a planetary electrons? Because these electrons revolve around the nucleus just like the planets revolve around the sun. इसीलिए इन्हें क्या कहा जा सकता है, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा सकता है. तो up to the Rutherford model we have done in the structure of the atom that two subatomic particles we can consider in the structure of the atom, that is protons and electrons. Proton always consist positive charge, electrons always consist negative charge. पॉजिटिव चार्ज जो कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल पूरे स्फीयर में पाया जाता था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया आफ्टर द थियोरी ऑफ रदरफोर्ड. और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस पे ही कंसीडर किया जाता है एट द सेंटर ऑफ द एटम, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है. तो इतना अपन ने स्ट्रक्चर एटम का पता कर लिया बाय द हेल्प ऑफ द टू मॉडल्स दैट इज थॉमसन एंड रदरफोर्ड. लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना चाहिए और एट लास्ट वो कहाँ के गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में आके उसे ड्रॉप हो जाना चाहिए, और इस वजह से एटम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए या वो ख़त्म हो जानी चाहिए. बट ऐसा नहीं होता, एटम इज़ अ क्वाइट स्टेबल. ठीक है, तो ऐसा
क्यों नहीं होता उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब रदरफोर्ड से कहा गया तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और यही रीज़न था कि नेक्स्ट मॉडल जो किसने सजेस्ट किया, दैट इज़ नील्स बोर। उन्होंने इस पॉइंट को लेकर कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और वो स्टेबल रहते हैं, वो कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं गिरते हैं, तो उस थ्योरी को लेकर ही नील्स बोर ने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया और उसकी स्टेबिलिटी को भी कंसीडर किया कि एटम, व्हाई वी आर कॉलिंग एटम एज अ स्टेबल, बिकॉज the electrons is revolving around the nucleus doesn't drop into the nucleus। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा उसका सजेशन जो था, उसका सॉल्यूशन जो था वो नील्स बोर ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया। देखिए नील्स बोर का जो मॉडल था उसके कुछ पॉइंट्स थे। क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, according to Niels Bohr's model, positive charge always exists at the center of an atom। क्या मानेंगे कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द एटम होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज revolves around the nucleus at a fixed path, fixed path। उन फिक्स्ड पाथ को क्या कहा जाता है? These fixed paths are known as orbits or shells। What is the term which we are using here? That is orbits and shells। तो ऑर्बिट और शेल कहा जाता है जिस फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। थर्ड क्या है? पहला बताया कि न्यूक्लियस पे ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे और वो एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करेंगे और वो फिक्स्ड पाथ जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्बिट कहलाएगा या फिर शेल भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है दैट इज दीज ऑर्बिट्स और शेल्स have a fixed amount of energy, so these are also known as एनर्जी लेवल्स। इन फिक्स्ड पाथ की एक फिक्स एनर्जी होती है हर एक पाथ की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्दर ऑन जब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें इन ऑर्बिट्स को नेम भी दिए जाएंगे और इन ऑर्बिट्स को नंबरिंग भी दी जाएगी। हाउ वी विल रिकॉग्नाइज बाय द नेम, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज बाय द नंबर। तो जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है, के नेम दिया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो वो शेल का रिप्रेजेंटेशन आफ्टर दैट वी विल डू
तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी शेल्स होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या KLM कोई सा भी है, तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, उस शेल की, उस ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी अलग होती है, सेकंड के लिए अलग होती है। तो यही जो एनर्जी होती है वो उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है, उसकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। सो वी ऑल्सो कॉल दीज ऑर्बिट्स एंड ऑल्सो कॉल दीज शेल्स एज अ एनर्जी लेवल्स, क्योंकि लेवल बन गया ना, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, ये किसकी एनर्जी है, सेकंड लेवल की एनर्जी है, या सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, तो एक लेवल बन गया। फर्स्ट लेवल कम एनर्जी रखता है, सेकंड लेवल हाई एनर्जी रखता है। तो इस तरीके से जो लेवल्स बन रहे हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उन लेवल्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। एनर्जी लेवल्स ही ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल ही शेल है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या था कि इन ऑर्बिट्स को और इन शेल्स को हम उनके एनर्जी के बेस पे, उनकी जो फिक्स्ड एनर्जी इनमें पाई जाती है उनके बेस पे इनका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ एनर्जी लेवल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो था वो क्या था, दीज एनर्जी levels are were named, not are, were named as K, L, M, N, further on, or first, second, third, fourth, इस तरीके से नेमिंग दी गई। देखिए कैसे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये जो फर्स्ट सर्कल आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट जो आ गया इसका, उसे अपन क्या बोलेंगे, या तो 1 या फिर K। कौन सा एनर्जी लेवल हो गया ये, या तो फर्स्ट या फिर K। ऐसे ही सेकेंड एनर्जी लेवल अगर आएगा तो उसे कहा जाएगा सेकेंड और L। जैसे थर्ड आएगा तो उसे कहा जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, थर्ड और M। ऐसे ही फोर्थ आ जाएगा तो उसे लिखा जाएगा फोर्थ और L। इन फर्दर ऑन N, नॉट L। तो K, L, M, N, O वो चलता जाएगा, जितने ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके नेमिंग्स भी बढ़ते जाएंगे और नंबरिंग्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट था कि इन एनर्जी लेवल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस तो इनको नेमिंग कैसे दी जाएगी, K, L, M, N, या फिर नंबरिंग देनी हो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी उसमें शेल या जितने भी उसमें ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उतने उसके नंबरिंग दे दी जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो था वो क्या था, इन दीज ऑर्बिट्स all shells electrons are filled according to the 2n square formula। किस फॉर्मूले को कंसीडर किया जाता है, 2n स्क्वायर फॉर्मूले को कंसीडर किया जाता है, जहां पे n विल बी शेल नंबर। कौन सा शेल है, जैसे n इज इक्वल्स टू हो सकता है 1, 2, 3, 4 फर्दर ऑन, जितने भी हैं, जैसे n की वैल्यू आपको रखते जाना है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन नंबर आपको मिलता जाएगा। जैसे कि 4 first shell, if you are taking the first shell then n will be equal to the 1 in formula put the value of n
व्हाट विल बी 2n² ले रहे हैं अपन, तो किस तरह से निकालेंगे आप 2n² को? 2 इंटू n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1 पुट करनी है, 1 का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल विल बी 2 इंटू 1, यानी आपके पास फर्स्ट शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू आर टेकिंग सेकेंड शेल, electrons in second shell, then put the value of n as a 2 into 4, 8 electrons. In the second shell you will get 8 electrons. Further on you also can बस पुट करते ही जाना है n वैल्यू को आपको इंक्रीज करते हुए, जिस भी शेल का आपको इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो वो नंबर लिखिए उस ऑर्बिट का या उस शेल का, उसमें नंबर पुट करिए n के इक्वल, just like if you are taking the n is equals to 4, if you are taking n is equals to 3, then you will get 18 and 32 value of electrons. अगर 3 put कर रहे हैं then you will get 18 electrons in the third shell. If you are putting the value of n is equals to 4, then you will get the value as a 32 electrons. यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन फर्दर 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये चलता जाएगा। बट जब अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के, जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इन द डिफरेंट शेल्स, इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड एनर्जी लेवल्स, तो आप एक चीज़ मेमोराइज रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल करने जाते हैं तो कभी भी नेक्स्ट शेल, जैसे सेकंड के बाद थर्ड शेल आता है, तो उसमें अपन ने कितने डिटरमाइन किए? 18 इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन किए हैं बाय द हेल्प ऑफ द 2n² फॉर्मूला। बट इफ़ यू आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, अगर शेल्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बात करते हैं तो कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स या 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए जाते हैं। उसका रीज़न होता है कि ऑक्टेट रूल वहाँ पर अपन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल वी ऑलवेज फिल आफ्टर द फर्स्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एंड एवरी शेल। हर एक शेल के अंदर, हर एक एलिमेंट के शेल के अंदर, हर एक एटम के शेल के अंदर जब भी आप फर्स्ट शेल को फिल कर देते हैं, उसके बाद जितने भी शेल्स आप फिल करना चाह रहे हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जितने भी है उसके पास, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जाएंगे। दैट इज ऑक्टेट रूल। इसका रीज़न क्या है, क्यों फिर अपन 2n² फार्मूला फॉलो कर रहे हैं? तो 2n² फार्मूला जो होता है वो बेसिकली अपने को ये बताता है कि थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, दैट इज द अमाउंट, बट फॉर द स्टेबिलिटी इट विल गेन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी कैसे वीक कैसे हो जाएगी? 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए तो ऐसा क्या इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाएगा? तो उसके पीछे रीज़न होता है, आप सब जानते हैं वैसे तो, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सभी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास ही रख रहे हैं और अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, 18 इज़ अ हाई अमाउंट फॉर द थर्ड शेल, क्योंकि इतना बड़ा शेल होगा नहीं। थर्ड शेल अगर आप सर्कल बनाएंगे उसके चारों तरफ तो आप देखेंगे कि थर्ड शेल बहुत छोटा सा सर्कल बनेगा, और उसके अंदर अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस जो होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी रह जाएगी। और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, फर्दर ऑन दूसरे इलेक्ट्रॉन जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड ही होगा, तो दोनों को क्या होगा, दोनों के बीच क्या आ जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, और उस कंडीशन में यानी एक दूसरे से अपार्ट होना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि एटम की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी।
उस रिपल्शन की वजह से। तो एटम जो होता है वो क्या रखना चाहता है, स्टेबिलिटी रखना चाहता है, अनस्टेबल नहीं होना चाहता है। इसीलिए कभी भी एटम के पास जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं देन वी ऑलवेज fill 8 electrons in the third shell, always which we have taken here 18 electrons, but we always fill the 8 electrons in the third shell as well in the fourth shell also. तो कभी भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब अपन इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं तो वो अलग बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, बट हमेशा कितने फिल किए जाते हैं वो होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो नील्स बोर ने यही बताया कि किसी भी शेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करने जाते हैं देन वी विल फॉलो द फॉर्मूला दैट इज 2n² एंड इन दिस फॉर्मूला n will be number of the shell, number of the orbits. उसके बाद जो इसका 6 पॉइंट था नील्स बोर की मॉडल थियोरी का, वो क्या था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो कभी भी एनर्जी जो होती है ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू Niels Bohr model, electron which is revolving around the nucleus doesn't gain or lose energy, ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, अपने पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, दैट इज फिक्स्ड पाथ फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, तो वो ना तो कभी एनर्जी लूज करेगा और ना ही कभी एनर्जी गेन करेगा। यानी उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास दैट विल बी फिक्स, उस टाइम पर वो फिक्स रहेगी। और यही रीज़न है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर ड्रॉप नहीं होता है, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। जो इन्होंने क्या करा, इसको फिर से एस्टेब्लिश किया कि एटम, व्हाई वी आर कॉलिंग एटम एज अ स्टेबल एंड व्हाट इज द रीज़न दैट इलेक्ट्रॉन डजंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उसका जो रीज़न था, वो जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, उसको ही इम्प्रोवाइज करके, उसको ही इम्प्रूव करके इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर, यानी जो इन्होंने थियोरी दी अपनी, उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्बिट होता है, जो एनर्जी लेवल होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दैट फिक्स पाथ हैव सम एनर्जी, सो वी आर कॉलिंग इट एज अ एनर्जी लेवल एंड दैट एनर्जी इज फिक्स्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। Or at that time when electrons are revolving around the nucleus, at that time they will not lose the energy, they will not gain the energy, ना तो वो lose करेगा ना ही वो gain करेगा। और यही reason है कि वो हमेशा अपने ही path पर क्या करता रहेगा, revolve करता रहेगा, उस fixed orbit में revolve करता रहेगा। ठीक है, लास्ट जो इनका point था वो ये था कि कब ऐसा हो सकता है कि वो एनर्जी लूज करे और क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है जब वो एनर्जी गेन करे। तो वो होता है एनर्जी चेंज। अगर किसी एटम को, अगर किसी एलिमेंट को आप एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो बाहर से, आउटर एटमॉस्फेयर से अगर उसको एनर्जी दे रहे हो, तो वो एटम क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। और ड्यू टू द एनर्जी अब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और यही कंडीशन है कि जब एनर्जी हाई होती है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एटम या किसी भी एलिमेंट से एनर्जी अमिट करवा दी जाए इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी रेडिएशन फॉर्म में अगर एटम या एलिमेंट कोई भी
अगर एनर्जी क्या कर रहा है, अमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी लेवल था, जो एनर्जी उनके पास थी, वो एनर्जी डिक्रीज होगी और ड्यू टू द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे विल जंप हायर एनर्जी लेवल टू दी लोअर एनर्जी लेवल। देखिए आपने पिछले पॉइंट के अंदर देखा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे रहता है, जो भी होता है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो सारा का सारा न्यूक्लियस पे ही एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट शेल जो होता है, जिसे अपन के शेल भी बोल रहे हैं, सेकेंड शेल एल शेल होता है, थर्ड शेल एम शेल होता है एंड फोर्थ शेल एन शेल होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि इफ एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस, अगर एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं तो होगा क्या, इफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, देन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम lower energy level to higher energy level। क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर जंप कर जाएगा। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आपका फर्स्ट शेल के अंदर, अगर इसको एनर्जी दी जा रही है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर क्या हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्ब की जा रही है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, देन इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। फर्स्ट में से कहाँ चला जाएगा, सेकेंड शेल में चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन उल्टी भी हो सकती है, अपोजिट कंडीशन भी आ सकती है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अमिट कर दे एनर्जी। ठीक है, तो सेकंड जो कंडीशन है दैट इज इफ इलेक्ट्रॉन अमिट्स एनर्जी, अगर अमिट करता है एनर्जी, देन इट विल जंप higher to lower energy level। कहाँ से कहाँ आ जाएगा, हायर से लोअर में आ जाएगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन था फोर्थ वाले में, अगर इसने एनर्जी अमिट कर दी, बाहर निकाल दी, देन इट विल जंप 4 to 3rd। तो ये थियरी थी नील्स बोर की कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, और क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने पाथ पर ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये थियरी दी, दैट इज़ एडवांस थियरी विच इज़ गिवन बाय द नील्स बोर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।